हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन इकोनॉमिक्स जो कि एसएससी सीजीएल 2016 में पूछे गए थे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड अकाउंटेंसी पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हो। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर कीजिएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। हमारे पास जो गिवन ऑप्शंस है, हमने सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास फिस्कल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। नाउ फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? ये गवर्नमेंट पॉलिसी होती है एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की। मतलब हमने कितना एक्सपेंडिचर करना है और कितना रेवेन्यू कलेक्ट करना है। तो टैक्सेशन फिस्कल पॉलिसी में आता है, पब्लिक बोरिंग भी फिस्कल पॉलिसी में आता है और पब्लिक एक्सपेंडिचर भी फिस्कल पॉलिसी में आता है। उसके बाद हमारे पास बचता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ना ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होती है? ये एक एक्टिविटी होती है सेंट्रल बैंक की, दैट इज़ आरबीआई की, जो वो इसलिए लेती है ताकि लिक्विडिटी, जो करेंसी की लिक्विडिटी है, या वो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। ठीक है, तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन किसका होता है? सेंट्रल बैंक का। सो ये फिस्कल पॉलिसी का एलिमेंट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज फार्मुलेटेड बाय। जो फिस्कल पॉलिसी है इंडिया में कौन फार्मुलेट करता है? तो इसको फार्मुलेट करता है फाइनेंस मिनिस्टर। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि इंडिया में आज फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज यूज्ड बाय। तो सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स किसने यूज किया था? वो क्या था? रॉजर फिशर्स ने। ओके, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलिंग कास्ट हैव टू बी इंकर्ड इन केस ऑफ। नाउ सेलिंग कास्ट को हम इंकर्ड कब करते हैं? नाउ सबसे पहले हम इस वर्ड को समझेंगे, सेलिंग कॉस्ट को। नाउ सेलिंग कास्ट क्या होती है? ये वो कॉस्ट होती है जो हम यूज़ करते हैं एक प्रोडक्ट को बेचने में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट, हम किसी चीज़ की ऐड देते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करते हैं ताकि उस चीज़ को लोग खरीदेंगे। ठीक, अब देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी प्राइस पे कंट्रोल नहीं होता है, सब एक जैसी चीज़ें बेचते हैं। ठीक है, मोनोपोली में तो एक ही बंदा है, उसको क्या ऐड करने की ज़रूरत है? ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नाउ जो हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो प्रोडक्ट डिफरेंटेशन होते हैं। मतलब कि प्रोडक्ट्स के अंदर डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड हो गया। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी डेटोल और लक्स की। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ऐड होती है, जैसे आपने देखा होगा मोबाइल्स में, जैसे कोई सैमसंग का है, कोई एमआई का है। ठीक है, तो ये आपस में क्या करते हैं? ऐड देते हैं ताकि लोग इनके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। तो सेलिंग कास्ट इंकर कहाँ होती है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नाउ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? एक प्राइवेट इकोनॉमी होता है जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप होती है। नाउ राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डेफिनेटली होता है। फिर कंपटीशन भी बहुत होता है बिकॉज सारे प्राइवेट पार्टनर्स होते हैं। उसके बाद फ्रीडम ऑफ चॉइस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर के पास बहुत सारी चॉइस होती है कि किससे वो खरीदे। तुम सैमसंग से खरीदो, एमआई से खरीदो, जहाँ से आपको मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्विस मोटिव, कैपिटलिस्ट का कोई भी मोटिव नहीं है कि तुम्हें वो सर्विस प्रोवाइड करें, उनका तो एक ही मोटिव है, प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। ठीक है, सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय। नो, इन्फ्लेशन कैसी सिचुएशन होती है? इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है लेकिन जो चीज़ें होती है ना, वो बहुत कम होती हैं। ओके, तो हमारे पास है टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। ठीक है, पैसे तो बहुत है लेकिन गुड्स हमारे पास खरीदने की कम है, उस वजह से प्राइस इंक्रीज हो जाती है। अगर हमारे पास पैसा भी बहुत है और चीज़ें भी बहुत है तो प्राइस इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, इन्फ्लेशन नहीं होगा। इन्फ्लेशन उसी केस में होगा जब पैसे तो बहुत हो बट गुड्स कम हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेबर इन इकोनॉमिक्स। हमने डेली लाइफ हम सुनते हैं कि लेबर, तो लेबर होता क्या है? ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, लेबर इकोनॉमिक्स में उससे कहते हैं जब वो कोई काम करे
किसके लिए? बेनिफिट के लिए। ठीक है, अब हमारे पास पहले हम जो हमारे पास ये ऑप्शन इसको देखेंगे, ए पेंटर वर्किंग फॉर हिज ऑन प्लेजर, वो अपने प्लेजर के लिए कर रहा है, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये लेबर नहीं है। रीडिंग अ बुक एज ए हॉबी, ये भी लेबर नहीं है, बिकॉज वो अपनी हॉबी है उसकी रीडिंग करना। अ मदर टीचिंग फॉर हर ऑन सन, माँ जो है अपने बेटे को पढ़ा रही है, तो जो बेटा उसको कोई भी पेमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है म्यूजिशियंस परफॉर्मिंग अ बेनिफिट फंड। ठीक है, जब म्यूजिशियन परफॉर्म करेगा किसके लिए? बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है, जो बैगर्स होते हैं क्या उनको हम लेबर कहेंगे? ठीक है, तो ये इसका कमेंट आप इसमें कमेंट में करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी इज अ डायरेक्ट डिमांड। अब हमारे पास जो कॉमोडिटीज़ होती हैं उनको हम डायरेक्टली डिमांड करते हैं। ठीक है, मोबाइल लेना है तो आप डायरेक्टली शॉप पे जाओगे, मोबाइल लोगे या ऑनलाइन करोगे। ठीक, आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो डायरेक्टली डिमांड करोगे। बट डिमांड ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज, लेकिन हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिनसे प्रोडक्शन होती है, चाहे वो मशीन हो चाहे वो लेबर है, वो कौन सी डिमांड होती है? वो हमारे पास होती है डिराइव्ड डिमांड। नाउ सबसे पहले हम डिराइव्ड डिमांड को समझेंगे। डिराइव्ड डिमांड एक ऐसी डिमांड हो जो किसी और चीज़ की वजह से निकली हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेबर, तो लेबर की डिमांड क्यों बढ़ती है? जब हमें घर में कोई काम है, ठीक है, हमें घर बनाना है, तो उस वजह से लेबर की डिमांड आएगी। अगर हमें कोई काम होगा ही नहीं तो लेबर की डिमांड नहीं होगी। ओके, अब हम बाकी को भी समझेंगे। ठीक है, क्रॉस डिमांड क्या होता है? क्रॉस डिमांड रेफर्स टू चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड व्हेन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इज चेंजेस। नाउ क्रॉस डिमांड उस डिमांड को कहते हैं जब जो रिलेटेड गुड्स, एक कॉमोडिटी के जो रिलेटेड गुड्स हैं उसकी प्राइस चेंज हो जाएगी। अब क्रॉस डिमांड में दो तरह के हमारे पास आते हैं कॉमोडिटीज, एक को सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। एक गुड्स वो होते हैं जिनके अंदर क्या होती है, एक की प्राइस इंक्रीज हो जाए तो दूसरी की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जब एक की प्राइस इंक्रीज हो जाए तो दूसरे की भी डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे हमारे पास कार एंड पेट्रोल है, अगर कार की प्राइस बहुत इंक्रीज हो जाएगी तो जो डिमांड है पेट्रोल की वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, उसके बाद ज्वाइंट डिमांड। ज्वाइंट डिमांड कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड की तरह ही होता है। ठीक है, दो रिलेशनशिप होता है, इनको हम एक साथ करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कार एंड पेट्रोल की। उसके बाद है इंडिपेंडेंट डिमांड। ना इंडिपेंडेंट डिमांड क्या होता है? इंडिपेंडेंट डिमांड होता है डिमांड ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो हमारे पास फिनिश्ड गुड्स होते हैं उनकी डिमांड, जैसे बाइसिकल हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, ठीक है, वटएवर जो भी है। उसके बाद इसके साथ में आता है डिपेंडेंट डिमांड, उसको भी समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। नो, डिपेंडेंट डिमांड होता है कि जब वो किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोचिप। ठीक है, माइक्रोचिप हम किसके लिए खरीदते हैं? कंप्यूटर के लिए। अगर हम कंप्यूटर खरीदेंगे ही नहीं तो हमें माइक्रोचिप की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो माइक्रोचिप है वो किस पर डिपेंडेंट है? कंप्यूटर पे। ठीक है, व्हील्स ऑन बाइसिकल। अब जो व्हील्स हैं, अगर हमारे पास बाइसिकल होगी नहीं तो हम व्हील्स को क्या करेंगे? ठीक है, तो जो व्हील्स हैं वो डिपेंडेंट है किस पे? बाइसिकल पे। तो इसको कहते हैं डिपेंडेंट डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है, डेप्रिसिएशन इज अ लॉस ऑफ वैल्यू। डेप्रिसिएशन हमारे पास होता है लॉस ऑफ वैल्यू, या हम इसको कहते हैं वियर एंड टेयर ऑफ मशीन्स। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। हमारे पास जो गिवन मेथड है इनमें से कौन सा मेथड हम यूज नहीं करते हैं फॉर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम? नाउ एक्सपेंडिचर मेथड हम डेफिनेटली यूज करते हैं, आउटपुट मेथड भी हम यूज करते हैं और इनकम मेथड भी हम यूज करते हैं। हमारे पास जो मेथड है मैट्रिक्स मेथड, इसको हम यूज नहीं करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज कंपाइल्ड बाय। जो हमारे पास नेशनल इनकम है उसको कौन कंपाइल करता है, उसको कौन एस्टिमेट करता है? वो करते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, SIDO इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ। SI किसके रिलेटेड है? तो SIDO की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो डेफिनेटली दिस इज रिलेटेड टू स्मॉल इंडस्ट्रीज। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी ट्रांसफर थ्रू मोबाइल्स। नाउ जब हम मोबाइल के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, जो सबसे ज़्यादा आजकल चल रहा है, तो उसको किसके थ्रू हम ट्रांसफर करते हैं? तो उसको हम ट्रांसफर करते हैं IMPS। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ओके, और ये होता क्या है? एक इंस्टेंट पेमेंट इंटर बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम इंडिया के अंदर है। ठीक, सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, G20 इज द ग्रुप ऑफ 20 लार्जेस्ट इकोनॉमीज रिप्रेजेंटेड बाय द ईयर। तो G20 हमारे पास ग्रुप ऑफ 20 लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन आता है, ठीक है। तो इनको कौन रिप्रेजेंट करता है? तो इसको रिप्रेजेंट करता है फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपने कमेंट करना है, क्या इंडिया G20 का मेंबर है या नहीं है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच इज द पैरामीटर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है इसमें से इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पैरामीटर क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पैरामीटर है पर कैपिटा मॉनेटरी इनकम, ठीक। नेशनल इनकम नहीं है, बिकॉज नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाएगी, बट अगर हमारे पास पर कैपिटा मॉनेटरी इनकम कम है तो हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। पर कैपिटा रूरल इनकम भी नहीं, बिकॉज इसमें हम सिर्फ रूरल की बात करेंगे, अर्बन की बात ही नहीं करेंगे, पॉपुलेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि पर कैपिटा मॉनेटरी इनकम क्या होता है। तो पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम कहते हैं, द एवरेज इनकम अर्नड बाय पर्सन इन अ गिवन एरिया, ठीक है। आप सिंपल में याद रखोगे, पर कैपिटा इनकम होती है जो हमारे पास टोटल इनकम आती है ना, उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से, तो हमें यह निकलता है कि एक बंदा कितनी अर्निंग कर रहा है, ठीक है। उसको हम करते हैं पर कैपिटा। पर कैपिटा मीन्स पर बंदे को कितनी इनकम हो रही है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आपने कमेंट करना है, द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज इन। हेडक्वार्टर आरबीआई का कहाँ पे है, ठीक है। इसका आप कमेंट करिएगा, उसके बाद आप गूगल पे, आपके लिए काम है ये, गूगल पे देखिएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक। सो आपके लिए क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज कॉल्ड वर्ल्ड बैंक। हमारे पास जो गिवन ऑप्शंस है इसमें से हम किसको वर्ल्ड बैंक कहते हैं? नाउ हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसको हम IBRD भी कहते हैं और वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैरिशरी एक्टिविटी। हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है इसमें से टैरिशरी एक्टिविटी कौन सी है? जो हमारे पास सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है इनको हम क्लासीफाई करते हैं 4 ग्रुप्स में। फर्स्ट हमारे पास है प्राइमरी, ठीक है। तो प्राइमरी किसके रिलेटेड है? जो एक्सप्लॉयटेशन होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से, या तो माइनिंग हो गई या फार्मिंग हो गई, ठीक है, ये को प्राइमरी। फिर हमारे पास आ गए सेकेंडरी। अब जो हम प्राइमरी से ऑब्टेन करते हैं उसको हम बनाते कहाँ हैं? सेकेंडरी में, ठीक है। ये आता है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ रॉ मटेरियल करता है, ठीक, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ कार हो गई, फूड्स एंड क्लॉथ्स हो गई, ठीक। उसके बाद टैरिशरी सेक्टर, पहले यहाँ पे हमने प्रिपेयर किया, ठीक है, यहाँ पे उसको मैन्युफैक्चर किया, फिर हम उसको बेचेंगे टैरिशरी सेक्टर में। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड प्राइवेट सर्विसेज हो, जैसे सुपरमार्केट, हेयर ड्रेसिंग एंड सो ऑन। उसके बाद क्वाटरनरी होता है टीचिंग, जर्नलिज्म, सर्विसेज, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड सर्विस होते हैं, इसको कहते हैं क्वाटरनरी सेक्टर। नाउ देखिए हमारे पास टैरिशरी सेक्टर, तो टैरिशरी सेक्टर में हम बेचते हैं, ट्रेड करते हैं, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फोर्थ ऑप्शन, दैट इज ट्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बाइलेटरल मोनोपोली सिचुएशन। हमारे पास जो बाइलेटरल मोनोपोली सिचुएशन है ये कौन सी सिचुएशन है? नाउ बाइलेटरल मोनोपोली एक ऐसी सिचुएशन होती है जब मार्केट के अंदर सिर्फ एक बायर हो और एक सेलर हो, ठीक। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड ऑप्शन, व्हेन देयर इज ओनली वन बायर, एक ही बायर हो और एक ही सेलर हो, ठीक। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB हैज़ बीन सेट अप फॉर। जो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो किसके लिए सेटअप हुआ है, उसका मोटिव क्या है ना? उसका मोटिव है फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसमें आप एक चीज़ याद रखना कि ये जो है, एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके लिए फंडिंग करता है, नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं करता है। उसके बाद फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन ब्रिक्स कंट्रीज ओनली, सिर्फ ब्रिक्स कंट्रीज़ के लिए ही ये काम नहीं करता है, बल्कि जितनी भी इमर्जिंग कंट्री इकोनॉमीज हैं उन सब के लिए क्या करता है, ये काम करता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपने कमेंट करना है ब्रिक्स कंट्रीज कौन कौन सी है, ठीक। और इसका जो आंसर है वो आपके क्वेश्चन में ही है, बट आपको अच्छे से देखना है इसको। और जो ब्रिक्स है ये आजकल बहुत न्यूज़ में था, इसके ऊपर करंट अफेयर्स भी बहुत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एन इंडिफरेंस करो मेजर्स। नाउ हमने पढ़ा है इंडिफरेंस करो, वो क्या मेजर करती है?
ये मेजर करती है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. ओके, डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई. सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज मुद्रा. ना मुद्रा है क्या? मुद्रा हमारे पास है डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी. सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा. इसकी फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक. ये एक पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर, और ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है लोन एट लो रेट्स टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट. ठीक है, और इसको लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को. ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है. ये चीज़ आपको याद रखनी है. तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.